सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होगे। आपका एग्जामिनेशन एकदम अच्छी तरीके से जा रहा होगा और मैंने जो कुछ भी वीडियो आपके लिए बनाया आपने देख लिया होगा। आपका कमेंट्स मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं और उससे मुझे आपके हमारे वीडियोस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से फीडबैक मिलता रहता है और उस पर मैं काम करता रहता हूं। अभी हम अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे अगले एग्जामिनेशन के लिए, जो है हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी, जो कि आने वाले हैं, जिसका जिम्मेदारी मैंने ले रखा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस तरीके से इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 हम अच्छी तरीके से कंप्लीट किए, उसी तरीके से मैं आपका हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी कॉमर्स पीडी भी कंप्लीट करूंगा। बट उसके लिए ये देखा जा रहा है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं या कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो कॉमर्स और पीडी के लिए वो स्टैंड बाय पे अभी रहा। जहां पे बात है हिस्ट्री सिविक्स का, मैंने ऑलरेडी वीडियोस आपके लिए बना रखा है, आप जाके चैनल पे चेक कर लीजिए। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी अलग तरीके से बना के रखा हुआ है, जहां पे आपको वीडियो ढूंढने में ज्यादा तकलीफ ना हो। सो हिस्ट्री सिविक्स 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपके लिए जो भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाके एक बार देख लीजिए। मैंने एक बार कहा ना, सिर्फ आपको एक बार वीडियो देखने का जरूरत है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन है और वो एग्जामिनेशन जब आप क्रॉस करते जाएंगे, उसको कंप्लीट करते जाएंगे, उसके बाद ही आप हिस्ट्री सिविक्स और इसके लिए डेडिकेटेडली पढ़ेंगे। ये चीज़ को समझते हुए मैंने कुछ दिन तक वीडियो होल्ड करके रखे हुए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि आपका बीच में मैथमेटिक्स का एग्जाम्स, उसके बाद हिंदी ओडिया का है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन भी है, तो उसके लिए आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे होगे। सो ये बात मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने इस चीज़ का वीडियो को थोड़ा दिन के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। बट वो वीडियो होल्ड हुए हैं, बंद नहीं। इट मीन्स वो प्रयास चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, मैंने वादा किया था कि आपका हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी एग्जाम एक्चुअली में बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा। और जब मैं कुछ वीडियोस अपलोड किया था हिस्ट्री सिविक्स का, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग अभी करेंटली दूसरे एग्जाम्स, दूसरे सब्जेक्ट्स में बिजी हैं स्पेसिफिकली। तो अभी तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो तो अभी देखेंगे नहीं। सो उसीलिए मैंने थोड़ा दिन रेस्ट किया। मैंने कहा कि इट्स ओके, हम अपना कंटेंट वगैरह सब डालेंगे, मगर कुछ दिन का ब्रेक के बाद। सो इसीलिए नाराज होने का कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने कहा ना, आपके लिए बनेगा मीन्स बनेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसीलिए हम YouTube पे आए हैं। जो कुछ भी, जितना कुछ भी हम आपको दे सकते हैं, हम आराम से दे देंगे, क्योंकि उसी में ही हमें सुकून मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। सो हमने अभी तक क्या क्या कर रखा है, हमने हिस्ट्री सिविक्स का सीरीज जो कंटिन्यू किया था, मैंने आपके यूनियन पार्लियामेंट बना रखा है, मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर वीडियो बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों पार्ट जो कि सिविक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेडली 1 से 1.5 आवर्स का डेडिकेटेडली सिंगल वीडियो बना के रखा हुआ है। सो चैनल पे नए आए हैं तो जाके आप उसको देख लीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन एकदम बढ़िया जाएगा, इसका प्रॉमिस है। ठीक है। सो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, वो चैप्टर है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। हर साल आता है, मगर इस बार स्पेसिफिकली वो वीडियोस और वो पैटर्न जो है क्वेश्चन का, वो रिपीट होने वाला है। तो इसीलिए मैंने इसके रिलेटेड ही एक वीडियोस अभी बनाया है। बीच में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको थोड़ा सा मैंने गैप दिया है, उसको हम बनाएंगे। सो अभी मैं वापस से इस वीडियो को रिज्यूम कर रहा हूँ। डेली में एक वीडियो डालते रहूंगा, आपका जब मन है आप इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा वेट और नहीं करेंगे। हम मार्च ऑलरेडी में पहुंच चुके हैं और हमारा सारा टॉपिक जल्दी रिवाइज करके खत्म करना है। और उसी लिए आज हम करेंगे कौन सा चैप्टर, आज हम करेंगे जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बिना कोई देरी किए चलिए आज का टॉपिक पे हम कूद पड़ते हैं, और आप नोट्स बनाते रहिए, इसको समझते रहिए। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप इसको डाल दीजिएगा, मैं आपका क्वेरीज सारा जिसको आंसर करूंगा। तो चलिए करते हैं आज का पढ़ाई और चैप्टर स्टार्ट। तो चलिए एक बार ये सब टॉपिक्स हम देखते हैं। ये सब टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। मैंने सिलेक्टेड टॉपिक आपके लिए लाया है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, तो क्विक रिवीजन के लिए एकदम काम आएगा। तो एक एक करके फटाफट इसको जान लेते हैं क्या क्या इसके बारे में है। सबसे पहला चीज है कंपोजिशन। तो आपको इतना जानना है सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या है, कैसा है, किस चीज का है। तो एकदम सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन अभी प्रेजेंटली फिलहाल में है 34 का मतलब यहाँ पे है जो 33 लोग
वहां पे जजेस होंगे और उनमें से कोई एक जो होगा 33+1 वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? तो टोटल कंपोजिशन कितना होता है? 34 में से 33 होते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक भी जजेस होते हैं मगर उनको अलग से डेजिग्नेटेड किया जाता है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल स्ट्रेंथ कितने हो गए? 34। यहां तक क्लियर है? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और इसको चेंज कौन करता है? इसको चेंज करता है पार्लियामेंट। तो एक वक्त के लिए एक वक्त में वो 8 था, फिर 10 हुआ, फिर 17 था और उसके साथ में ऐसे करके वो फिर बढ़ते रहा। तो ये सब ओल्ड वाले थे, पुराने वाले थे, पुराना स्ट्रेंथ था इसका उसी तरीके से, ठीक है। और उसी तरीके से आपको समझने में आएगा कि हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ रहता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द पावर टू चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइज इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली स्ट्रेंथ कितना है? 34, जिसमें से 33 है जजेस और उनमें से और फिर एक एडिशनल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? एक चीज हो गया, समझ में आ गया। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंटली ये कॉमन एरिया है जहां पे एग्जाम्स में बार बार पूछते रहते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है हम लोग का अपॉइंटमेंट। मतलब यहाँ पे समझ में आ गया सर कि यहाँ पे चाहे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और हम लोग का जजेस लोग रहते हैं, ये दो एरिया में ये दो कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब जब ये जजेस लोग यहाँ पे रहता है, इनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या जजेस हो, इन दोनों को ही अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट, मैंने शॉर्ट में प्रेस लिखा है मगर आपको वहां पे पूरा फुल लिखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किनको अपॉइंट करते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब जजेस को जब प्रेसिडेंट मान लो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है तो यहां पे ये कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। किनसे कंसल्ट करेंगे? उन जजेस लोग से जिनको जरूरत समझे, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इट मींस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट certain judges of Supreme Court and High Court regarding the appointment of Chief Justice of India। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना रहता है, जिन जजेस लोग से वो कंसल्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ इंडिया या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं भी क्या जजेस ऑफ इंडिया बोल रहा हूं भाई, means president consult chief justice of India regarding the appointment of judges of supreme court। यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है? तो अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो जजेस लोग को भी कंसल्ट कर सकते हैं, अगर जजेस लोग को भी अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा ही। लेते हैं और क्या क्या इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, कि अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो उसके लिए क्या क्या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए। एकदम इजी, एकदम सिंपल है, ध्यान से समझना। बेसिकली देखा जाए तो जजेस का क्वालिफिकेशन दो ही है, ए और बी। ध्यान से समझना, एकदम एग्जाम में आएगा और ये दोनों को फुलफिल करना आपका जरूरी है। यू हैव टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ए एंड बी एज वेल। ये दोनों क्वालिफिकेशन आपको रखना है, ठीक है। पहला क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। ए में क्या लिखा है? सिंपल, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। इन ऑर्डर टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहां पे रहना है, ये तो बात क्लियर है, ये तो हर जगह में रिपीट होता जा रहा है। अगर आपने सीरीज कंटिन्यू में देखा है तो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, यहां पे ये चीज तो कॉमन है कि अपने को सिटीजन ऑफ इंडिया तो रहना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, राइट। सो वी हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है? उसके साथ में आपको इसको कंडीशन पूरा करना है। मैंने क्या कहा? ए के साथ, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छा दिखे। ए और बी दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे तब जाके आप क्वालिफाई करोगे। तो ए तो फुलफिल अगर आपने कर लिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आप पैदा हुए हो इंडिया में तो सिटीजन ऑफ इंडिया आराम से हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद में ये तीन चीज आपको रखना है और ध्यान से समझना, ये जो तीन चीज है इनमें से कोई एक चीज भी आपके पास रहा तो आप क्वालिफाई करते हो। कोई एक चीज भी, समझ में आ रहा है कि ऊपर से बाउंस हो जा रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस देख लेना, अगर बाउंस हो जा रहा है तो फिर भी डाउट पूछ लेना। और एक बार बता रहा हूं, ए को क्वालिफाई करना है अपने को, ए और बी दोनों क्वालिफिकेशन अपने पास रखना है। ए को हमने क्वालिफिकेशन अगर अपने पास रख लिया, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद हम बी को क्वालिफाई करने जाएंगे। बी को क्वालिफाई करने के लिए, बी का शर्त को पूरा करने के लिए आपके पास तीन रास्ता है, ये या ये। तीनों में से कोई एक भी अगर आपने रख लिया तो बी का भी कंडीशन पूरा हो जाता है और आप ओवरऑल क्वालिफाई करते हो टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां तक क्लियर है? और तीन तो क्या है कंडीशन देख लेते हैं, और तीन में से कोई भी एक आपको पूरा करना है, सिर्फ एक, ठीक है।
अगर ज्यादा पूरा कर लिए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट अपने को सिर्फ एक पूरा करना है। क्या है देख लो, यहां पे बोला है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस किस रूप में रखना पड़ेगा? देखो, आपको जज बनने का एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जज बनने का एक्सपीरियंस आपको यहां पे रखना पड़ेगा तो वो कुछ टाइम का एक्सपीरियंस मांगा है। कितना टाइम का? 5 इयर्स। पहले ध्यान से समझ लो, फिर कैसे याद करना है मैं बता दूंगा। तो आपको क्या बन के रखना है? जज। कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5। अब ये एक्सपीरियंस कहां पे हो सकता है? इंडिया का किसी एक हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट इन सक्सेशन। अब देखो, हाई कोर्ट इन एस लिखा हूं, मतलब ध्यान से समझना, यहां पे बोला है कि in order to become the judge of Supreme Court of India, one must have the required experience of being a judge in High Court और High Courts in succession। कितना? For 5 years। मतलब ध्यान से समझना, मान लेते हैं ये है हाई कोर्ट ए, ये है हाई कोर्ट बी, ये है हाई कोर्ट सी, कोई भी हाई कोर्ट का नाम ले लो, ठीक है, वैसे ही समझ लेना। अब देखो, जैसे यहां पे समझना, चाहे आप एक हाई कोर्ट में काम कर रहे हो और 5 साल तक जज बने के रहे हो, ये एक है। हाई कोर्ट इन सक्सेशन का मतलब क्या है कि मान लो आपने यहाँ पे 2 साल काम किया, फिर यहाँ पे 2 साल काम किया, फिर यहाँ पे 1 साल काम किया, तो ओवरऑल 3 कोर्ट का मिला के आपका एक्सपीरियंस 5 साल का हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो या तो आप एक कोर्ट में 5 साल का काम कर लो, या तो हाई कोर्ट इन सक्सेशन, ऐसे 3 मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, उन सबका काम को मिला के आप अगर 5 साल का कर लो, इन आइदर ऑफ द केस यू आर क्वालिफाइड, क्योंकि आपका गिनती देखा जाएगा। सो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में। कौन सा? कोई सा भी, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, चाहे हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट इन सक्सेशन हो। यहां तक क्लियर है? कंडीशन है कि यहां पे भी आपको एक्सपीरियंस मांगा है, बहुत बढ़िया, मगर यहां पे आपको जज का नहीं, यहां पे आपको बोला है कि आप एडवोकेट हो, बहुत बढ़िया। कहां पे? हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन। कितना साल के लिए? 10 साल के लिए। अच्छा, तो यहां पे था 5 साल और यहां पे है 10 साल। समझ में आ रहा है? तो यहां पे बोल रहा है द पर्सन नीड टू हैव क्वालिफिकेशन और ही नीड टू हैव वर्कड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, इन एनी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशंस फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 10 इयर्स। क्लियर है? एकदम इजी है, समझ में आ रहा है? तो या तो आप जज बन के रहो 5 साल के लिए कोई भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट इन सक्सेशन, या तो आप एडवोकेट बन के रहो, या एडवोकेट बन के आपने काम किया हो फॉर 10 साल एक हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट इन सक्सेशन। क्लियर है? और या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ये दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन रख लो, या फिर अगर ये दोनों भी नहीं है तो ये रखो, क्या? आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बन जाओ। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब कुछ फेमस ज्यूरिस्ट हो जाओ, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि लाइमलाइट में आ गया हो और आप बहुत लोग के ओपिनियन में, मतलब प्रेसिडेंट के ओपिनियन में स्पेसिफिकली आप एक अलग जज हो। आपने एक केस में मान लो बहुत अलग तरीके से, अच्छे तरीके से जजमेंट सुनाया है और वो जजमेंट सुनाने की वजह से आपका नाम छा गया है, प्रेसिडेंट भी आपको जानने लगे हैं। तो अगर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो किस, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपका ये तीसरा कंडीशन पूरा होता है। समझ में आया? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चाहे आप जज बन जाओ, जज का एक्सपीरियंस रखो 5 साल का हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन, चाहे एडवोकेट बन जाओ 10 साल का हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन, चाहे आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बन जाओ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा करोगे तो कंडीशन नंबर बी पूरा होगा और फिर आप क्वालिफाई करोगे टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया तरीके से। मैंने आपको फिर से कहा था ना, 1000 वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक वीडियो आप इसको देखो, अच्छी तरीके से देखो, आपको देखना वैल्यू एडिशन हो जाएगा, आपको समझ में एकदम आ जाएगा। और फिर जब हम रिवीजन करते रहेंगे, जब मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज भी लाते रहूंगा जहां पे हम एक एक चैप्टर को क्विक रिवाइज करते रहेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब आपको देखना समझ में आएगा कि मैं कितना सच बोल रहा था। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं ओथ। ओथ का मतलब मैंने आपको एक इसका लॉजिक बताया था। ओथ मतलब शपथ ग्रहण। ओथ हमेशा हमारे ऊपर के पोस्ट वाले हमको शपथ दिलाते हैं। तो यहां पे एक जन को पावर दिया गया है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस और द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट?
तो यहाँ पे आंसर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का ओथ जब लिया जा रहा है जजेस लोग का, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू डू द सेम। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट सही होगा, प्रेसिडेंट उनको बोल देगा कि भाई मैं एब्सेंट हूं फॉर एनी रीजन, आप जाके शपथ ग्रहण करा लो, बट प्रेसिडेंट का ही यहाँ पे चलेगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब फटाफट देख लेते हैं टेन्योर। टेन्योर मतलब टर्म। यहाँ पे एक चीज जान के मिलेगा आपको, सरप्राइजिंग होगा क्या कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं उनका टेन्योर या उनका जो टर्म होता है वो फिक्स नहीं होता। मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए रह सकते हैं, जब तक वो कॉन्फिडेंस गैदर करके रखें, अपने पास होल्ड करके रखें, एंजॉय करके रखें पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा। प्रेसिडेंट 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल, लोकसभा के मेंबर 5 साल, राज्यसभा के मेंबर 6 साल। तो हर चीज का एक नंबर होता है, मगर यहां पे ऐसा कोई नंबर नहीं है। ध्यान से समझना कि द टेन्योर और द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड। पहला चीज तो नॉट फिक्स्ड है, तो कैसे करेंगे, तो इनका हमने एज लिमिट रखा, इनका हमने एज लिमिट रखा कि जब तक वो 65 इयर्स तक नहीं हो जाते वो तब तक काम करेंगे, 65 इयर्स तक। तो यहां पे मान लो, मतलब मान लो, एकदम ध्यान से समझना कि अगर मान लो जब जज आया वो 60 इयर्स का हुआ, ठीक है, और उसके बाद में मान लो 60 इयर्स में वो अपॉइंटमेंट उनको मिला, और तो उनके पास कितने साल का टर्म और रहेगा, 5 साल। बट ये चेंज होगा, उसी हिसाब से कोई जज अगर आया वो 40 साल का हो रहा है, अगर हाइपोथेटिकली समझने में क्या है, समझ लेते हैं। 40 साल का अगर कोई जज आया तो उसके पास कितना टाइम है, और 25 साल तक वो काम करेगा। तो यहाँ पे टर्म फिक्स नहीं है कि इतना ही साल तक रहेंगे, नहीं, वो डिपेंड करता है आपका एज लिमिट क्या है और आपके एज कितना हुआ था जब आप ऑफिस को अज्यूम किए थे या जब आप जज बने थे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज क्या जानेंगे, द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड। सेकंड, अ पर्सन कैन बी रिमेन और कैन बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैन एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स। क्लियर है, क्लियर है। इसको जिस तरीके से भी लिखो एक ही मीनिंग होगा। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से जानना है। हाँ, इसमें एक और एक चीज जानना है, क्या 65 इयर्स तक रह सकते हैं और कोई उपाय नहीं है ना उपाय, ये चीज वैकेंट हो सकता है। मतलब ये जो पोस्ट है, ये जो उनका जो पावर है, जो सीट है, वो वैकेंट हो सकता है, वो सीट वैकेंट हो सकता है। वैकेंट होने का 2 तरीका है, क्या, एक, अगर वो रेजिग्नेशन कर देते हैं, तो अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, मतलब इफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजाइंस देन द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और दैट सीट ऑफ दैट पर्टिकुलर जज रिमेन्स वैकेंट। खुद अगर रिजाइन कर दे कि भाई मेरा मन नहीं है फॉर एनी रीजन एंड आई वांट टू रिजाइन, काम खत्म। रिजाइन करके देंगे किसको, रिजाइन करके देंगे उनको जिन्होंने आप पे नौकरी पे रखा है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, मैंने क्या बोला था, जो आपको यहाँ पे देखो, जो आपको अपॉइंट करा रहे हैं आप उनको ही रेजिग्नेशन दोगे, किसी और को तो नहीं दोगे। सो द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, इनको रिमूव कर देंगे। इनको अगर रिमूव कर दिया जाए, इनका पूरा इंपीचमेंट का प्रोसेस है, जो भी हम आने वाला वीडियो क्या मतलब अभी आने वाला टाइम में हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक्स हैं, तब आप जान लेना। तो जब यहाँ पे उनको रेजिग्नेशन करके निकाल तो दिया जाता है, उसी के साथ ही साथ उनको रिमूव भी किया जाता है। तो रिमूव करने के बाद में प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देता है। यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे इनका एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन काम नहीं करता। मतलब प्रेसिडेंट अपने मनमर्जी से उनको काम तो दे सकता है, मगर अपने मनमर्जी से वो निकाल नहीं सकता। हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इसको नोटिस करोगे। और यही एक डिफरेंस हो जाता है कि जजेस लोग इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं। वो स्ट्रांग इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अपॉइंट करने वाला भी अपने मनमर्जी से उनको निकाल नहीं सकता। क्लियर है। देखो, मैंने आपको फिर से कहा था, गधा जैसा रटने का कोई दरकार नहीं है। आप लॉजिक के साथ एक बार आराम से पढ़ो, भले ही 1.25 स्पीड में थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर लो, क्योंकि एग्जाम में पैनिक होता है, कैन अंडरस्टैंड। बट एक बार आप इसको कर लोगे, देन सच बता रहा हूं आपको दोबारा और कोई चीज करने का दरकार नहीं पड़ेगा। एकदम इजी, ना फालतू का स्लाइड्स वगैरह है ना कुछ है। यहाँ पे मैं आपको जब बता रहा हूं, आप जब मेरे साथ इसको लिखते रहोगे तो आप देखना, आप मेरे साथ ही लिखते लिखते ही हम सीखते रहेंगे। बाकी में क्या होता है, बाकी में अगर डिजिटल बोर्ड रहता, यहाँ पे मैं आपके लिए नोट्स पहले से लिख के आ जाता और मैं लिख लिख के देख देख के यहाँ पे बस पढ़ाते रहता, बोलते रहता, तो आप इसको लिखने का भी मन नहीं करता। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेते, स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में नोटबुक में लिखते। सो बड़ा कचर कचर प्रोसेस है। ये प्रोसेस ज्यादा ईजी क्यों है समझ में आ रहा है। आप मेरे साथ लिखते लिखते 1 आवर से 1.5 आवर में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप मेरे साथ लिखते रहोगे तो भी, और कुछ नहीं करना है,
सच में एक बार करके देखो, नहीं होगा देन बताना। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस। एक चीज क्वेश्चन यहां पे घुमा फिरा के आएगा, हमेशा जानना कि हु डिटरमाइन द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एक ही जन डिसाइड करता है, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। सो हु कैन चेंज और मेक एनी काइंड ऑफ चेंज रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस, वो है पार्लियामेंट। ध्यान से समझना, चेंज का मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, चेंज का मतलब अपने मनमर्जी से चेंज नहीं, ध्यान से समझना। इंडिपेंडेंस में फिर से पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी में, तो यहाँ पे जो भी उनके लिए जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है, दैट इज पार्लियामेंट। बट इसमें भी बहुत सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो ये ज्यादातर आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आप इसको आराम से लिख देना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो और लोग और भी अलग अलग टाइप के जजेस को यहाँ पे हम अपॉइंट कर सकते हैं और जान सकते हैं, वो क्या क्या है एक बार आप लोग देख लीजिए। एक बार उनमें से एक रिटायर्ड जज, कुछ रिटायर्ड जज को भी हम अपॉइंट करने का पावर रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक एडहॉक जज। तो ऐसे ही ये तीनों प्रकार का हम यहाँ पे कैसे उनको अपॉइंट करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं, वो सब जानना चाहिए। एक चीज आप और एक चीज जान लेना, तो यहाँ पे जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अपॉइंटमेंट उनका होता है किनके द्वारा, हमारा होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट एक चीज आप समझना कि प्रेसिडेंट अपना मनमर्जी से वो नहीं करते अपॉइंट, वहां पे उनको एक कोलेजियम होता है, ठीक है, बस इसको जान लेना। एक कोलेजियम होता है। कोलेजियम क्या होता है? 5 जजेस का एक ग्रुप होता है वो, और वो जो कोलेजियम होता है उसमें 5 जजेस रहते हैं, ठीक है। और वो जो कोलेजियम होता है 5 जजेस का, उन लोग के पास डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है और लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किनको हम अपॉइंट कर सकते हैं और किनको अपॉइंट करना चाहिए। तो वो जिनका नाम भी आगे फॉरवर्ड करके देते हैं, उन्हीं का नाम में से ही उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मैंने आपको प्रेसिडेंट चैप्टर में भी कहा था कि कुछ कंडीशन को छोड़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ऐसे बहुत लिमिटेड पावर है कि वो अपने मनमर्जी से कर सकता है, वरना बाकी सारा चीज वो कंसल्ट से करेगा और बोले जाने से ही प्रेसिडेंट करते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने कहा था ना, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है गोल्डन जीरो। गोल्डन जीरो ऐसे क्रिटिसाइज किया जाता है उस पोस्ट को, क्योंकि उनका ओरिजिनली उतना कुछ पावर नहीं रहता है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि यहाँ पे एक पोस्ट ऐसा आएगा जिसको बोलेंगे हम एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हम लोग उसको पढ़े थे कि प्रेसिडेंट का पोस्ट जब सडन खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट वहां संभालता है एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे भी वैसा ही एक पोस्ट दिया गया एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक चीज समझना कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक पोस्ट है जिसको बनाया जाएगा, वो कब किया जाएगा? देखो मैंने क्या बोला था, 34 लोग रहते हैं चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें से जज हैं 33 और चीफ जस्टिस है 1। मान लो ये चीफ जस्टिस अगर वैकेंट हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोजीशन अगर वैकेंट हो जाए, तो इन्हीं 33 जज में से ही किसी को हम एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ये कौन अपॉइंट करेगा? अगर क्वेश्चन आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जैसा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकता है वो कौन है, तो हम लिख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हु कैन अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। सेकंड चीज आएगा कि किन सिचुएशन में या फिर व्हेन। तो मैंने एकदम सिंपल एक ही चीज में कहा था ना, व्हेन द ऑफिस और व्हेन द पोजीशन और द सीट ऑफ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट ड्यू टू एनी रीजन। एनी रीजन में क्या क्या हो सकता है? एनी रीजन में वैकेंट हो सकता है। तो वैकेंट क्या? टेम्पोररी एब्सेंट होना, टेम्पोररी एब्सेंट हो जाना, है ना, या फिर मान लो उनका इलनेस जो कि टेम्पोररी एब्सेंट की वजह से आ रहा है। तो किसी भी कारणवश अगर टेम्पोररीली वो एब्सेंट है तो उसमें किसी एक को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट होगा कि ये क्या कितने टाइम के लिए रहेंगे? तो टाइम तो हमें भी पता है कि टाइम इज वेरी टेम्पोररी। सो टाइम यहां पे लिखेंगे टेम्पोररी, मतलब द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा के लिए नहीं। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कब अपॉइंट करते हैं? व्हेन द सीट ऑफ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट ड्यू टू एनी रीजन। और उसके बाद में कितना टाइम तक? दैट इज फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसी हिसाब से हम और एक चीज भी जानेंगे क्या, कि आप एडहॉक जज कैसे अपॉइंट होता है, क्या होता है एडहॉक और कैसे उनका काम वाम चलता है। देखो एडहॉक का मतलब ही होता है टेम्पोररी। एडहॉक का मतलब ही होता है टेम्पोररी।
आप जब स्कूल वगैरह में जब जाओगे तो देखना आप लोग का तो अटेंडेंस होता ही होता है, स्कूल में टीचर्स लोग का भी अटेंडेंस होता है। सो टीचर लोग का भी अटेंडेंस होता है, तो स्कूल में टीचर भी दो भी प्रकार के होते हैं। एक कुछ टेचर होते हैं जो स्कूल उन्हें परमानेंट तौर पे रखा है, और कुछ उन्हें कुछ समय के लिए रखा है। तो जो कुछ समय के लिए रखा है उनको एडहॉक टीचर्स भी कहते हैं। सो एडहॉक का मतलब ही होता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहा था, एकदम लॉजिक समझना। कंपोजिशन है 34, जब 34 में से 33 और 1 होता है, जब ये वैकेंट होता है तो उसके लिए रखा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जब यहाँ पे भी मान लो 34 मैंने लिख दिया, तो देखो यहाँ पे है 33 और यहाँ पे है 1, तो यहां पे जब ये 33 में से कोई भी सीट वैकेंट अगर होता है तब रखा जाएगा एडहॉक जज। यहां तक क्लियर है? देखो यहां दिमाग ऐसे लगाना कि दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ प्रावधान बनाया गया है। आप इसको हैपोथेटिकली बस रटना मत, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हाँ सर ये तो लॉजिक है कि अगर 34 इसका कंपोजिशन है और उसमें से एक चीफ जस्टिस है और 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग हैं, तो अगर चीफ जस्टिस का सीट वैकेंट होता है तो उसके लिए एक प्रावधान है, दैट इज एक्टिंग चीफ जस्टिस। बहुत बढ़िया। अगर 33 में से कोई एब्सेंट हो जाए, टेम्पररी एब्सेंट हो जाए, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? एडहॉक जजेस। सिंपल। तो यहां पे हम एक चीज क्या जाने कि हु अपॉइंट एडहॉक जजेस, तो एडहॉक जजेस यहां पे अपॉइंट करेंगे कौन? यहां पे करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे ये मत लिख देना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि एक चीज याद रखो, इन 34 में से सबसे सर्वे सर्वा कौन है, सबसे मतलब ग्रेट कौन है? ग्रेट तो मतलब पावर के हिसाब से कह रहा हूं। तो यहां पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मान लो जो सबसे हेड है, वो हेड अगर एब्सेंट है तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट उनको कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो हेड एब्सेंट है। अगर हेड आ चुके, देख जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अगर वो हेड आ चुके, आने के बाद उनका काम खत्म। आने के बाद भाई तुम अपना संभाल लो अपने 33 मेंबर्स को। तो इसीलिए किसको अपॉइंट करना है, कहां से अपॉइंट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? हम लोग का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा चीज, जब ये अपॉइंट करेंगे तो ये कंसल्ट करेंगे, ध्यान से समझना, एकदम कॉमन सेंस। कंसल्ट किसको करेंगे? एक बार के लिए कंसल्ट वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि वो अपॉइंटिंग बॉडी है, वो अपॉइंट करते हैं, उनके द्वारा हम अपॉइंट किया गया है। तो एक बार कंसल्ट करेंगे किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां से एकदम धीरे से प्यार से आराम से समझना कि हु अपॉइंट द एडहॉक जजेस of Supreme Court, that is Chief Justice of India. Chief Justice of India consult the President of India regarding appointment of ad hoc judge. यहां तक क्लियर है? क्यों अपॉइंट करना है, क्यों उनसे पूछना है, तो समझ में आ रहा है। और एक जन से भी अपॉइंट करते हैं, किससे? देखो, that is Chief Justice of HC. HC मतलब हाई कोर्ट। सर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट कौन सा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये तो बताओ। देखो इसीलिए मैंने यहां पे एक वर्ड लिख दिया है, कंसर्न्ड। कंसर्न मतलब जिनसे काम उनका जुड़ा होगा, मतलब ध्यान से समझना। अगर मान के चलो इस 33 सीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो होंगे जजेस, यहां तक क्लियर है? क्या ऐसे भी और जजेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफिकेशन रखते तो होंगे, बट वो यहां पे जगह नहीं मिला होगा? ऐसा तो हो सकता है। मान लेते हैं कि वो कटक हाई कोर्ट में एक ऐसा जज है। ऐसे जज तो भाई कि हाई कोर्ट में भी हो सकता है, बॉम्बे हो गया, इलाहाबाद हो गया, कहीं भी हो गया। मान लेते हैं कटक हाई कोर्ट का यहां पे बात करते हैं, ध्यान से समझना। अब कटक हाई कोर्ट में यहां पे एक ऐसा जज है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए यहां के लिए। कहां के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या लगता है, कहां पे के लिए? कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो 33 का जो कोरम है, जो उनका नंबर है, वहां पे एक ऐसा जज को बैठाया जाए और वो डिसाइड करते हैं कि हम कटक हाई कोर्ट से वो जज को उठा सकते हैं। उठा सकते हैं मतलब उनको बुला सकते हैं, उठाना मतलब वैसा उठाना नहीं। यहां तक क्लियर है? तो एक बात आप ध्यान से समझना कि यहां पे जब हम हाईकोर्ट पढ़ेंगे तब ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हाईकोर्ट का कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। मतलब वहां पे जजेस होते हैं और वहां पे भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। मतलब चीफ जस्टिस कौन? जो कि उन जजेस लोग का सर्वे सर्वा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल, जो सबसे ज्यादा हाई पोस्ट पे रखा गया है। अब अगर मान लो इस जज को अगर हमें अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वहां का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से क्या हमें कंसल्ट नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। तो इसीलिए इस कंसर्न रखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब
एक बार और, इसका मतलब एडहॉक जजेस को जब अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेंगे और जिस हाई कोर्ट से उनको वो जज को उठाना है, मतलब जिनको अपॉइंट करना है, उन्हीं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से भी अपॉइंटमेंट नहीं मतलब कंसल्ट कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगेन नेक्स्ट चीज क्या है सर, कितना टाइम के लिए किया जाएगा? अरे टाइम हम क्यों किए थे? टाइम हम टेम्परेरी पीरियड के लिए। अब ध्यान से समझना कि सर एडहॉक जजेस लोग को लाना क्यों पड़ा जरूरी? इसीलिए पड़ा क्योंकि ये कोरम खाली हो गया था ना, तो इनका जो कोरम है, हम लोग कोरम का डेफिनेशन पढ़े थे, याद है? अगर आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़े थे कोरम, तो उसको याद होगा। व्हाट इज कोरम? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट का बात कर रहा हूं, यहाँ का नहीं। और फिर लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का है, दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। उसी हिसाब से इनका भी कोरम है। इनका कोरम कितना है? 34 है, जिसमें से 33 जजेस रहना ही रहना है। अगर उनमें से एक भी जजेस एब्सेंट हो जाता है तो इनका कोरम ब्रेक हो जाता है। कोरम ब्रेक हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करेगा। कहां से अपॉइंट करेगा? एक ऐसे जज को जिनके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, उनको हम हाई कोर्ट से ले आके सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। और अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट को एक बार कंसल्ट कर लेंगे और जिस हाई कोर्ट से हम उस जज को बुला रहे हैं, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से भी बात कर लेंगे। टाइम टेम्पररी। सैलरी अब ये कौन सा उठाएगा? हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का? लॉजिक क्या डिक्टेट करता है? सर सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज है तो सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी उठाएगा। कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? समझ में आया? उसी तरीके से हम रिटायर्ड जज को भी देखते हैं। रिटायर्ड जज का मतलब क्या होता है? सिंपल, हमने तो एक चीज यहाँ पे कह रखा है कि सर 65 ईयर्स अगर हो गया और मान लेते हैं वो जज तब तक काम करेगा जब तक 65 ईयर्स नहीं हो जाता, तो एक बार 65 ईयर्स हो गया तो ये जज रिटायर्ड हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे एक जज है जिनका 65 ईयर्स हो चुका है और वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अगर फिर से मान लो कि किसी भी दौरान अगर वर्कलोड बढ़ जाता है, अगर वर्कलोड बढ़ जाता है, सो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक ही बात है, वो बुलाएंगे इनको और इनको बोलेंगे कि भाई तुम रिटायर्ड हो चुके हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वापस से आओ और तुम हमको मदद करो। आपको हम पैसा भी देंगे, सैलरी भी देंगे, सब कुछ दिया जाएगा और आप भी टेम्परेरी पीरियड के लिए यहां पे काम कर सकते हो। क्लियर है? सिंपल है? समझ में आए? अब यहां पे इसका परमिशन तो चाहिए होगा ना, किनका? यार जिनको हम काम पे रखे हैं उनसे तो परमिशन करेंगे। तो इसी के दौरान ही क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? कि हु हैज द पावर टू अपॉइंट एनी रिटायर्ड जज। तो यहां पे होगा हम लोग का क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्कलोड जब बढ़ जा रहा है तो वर्कलोड बढ़ने की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि तुम किसी भी रिटायर्ड जज को, जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर चुके हैं, उनका वर्क है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, और अगर वो काम करना चाहते हैं और उनका सब कुछ ठीक ठाक है और वो आना चाहते हैं, तो उनको बुलाया जा सकता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। और इसी तरीके से तीनों जज आ सकते हैं और आगे का काम हो सकता है। सो तीनों जज को क्यों बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, किन चीजों के लिए बुलाया जाता है, समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम कैसे कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट का, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। एकदम इजी है, आसान है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार आता है, कॉमन है, तो एक बार ध्यान से समझ लेना कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने ये चीज आपको बता रखा है कि यहाँ पे जज लोग का स्ट्रांग रहना कितना जरूरी है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जुडिशरी हमारा डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स है। 4 पिलर में से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी में, कौन? वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी का यहाँ पे स्ट्रेंथन अप होना बहुत जरूरी है। और जान लेते हैं कि किन किन ग्राउंड पे या किन किन आधार पे हम यहाँ पे जजेस लोग को निकाल सकते हैं। कोई रास्ता तो होना चाहिए, कोई ग्राउंड तो होना चाहिए, उस ग्राउंड के बेसिस पे हम उन्हें निकालेंगे। ऐसे नहीं कि वो इस चीज में ऐसा जजमेंट सुनाई या इस चीज में ऐसा जजमेंट, उसके वजह से नहीं। तो ग्राउंड मतलब वो कारण, किन किन कारणों की वजह से हम उन्हें निकाल सकते हैं। पहला चीज है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है। और दूसरा क्या है? और दूसरा है इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, इन कारणों की वजह से ही हम उन्हें निकाल सकते हैं, कोई और कारण नहीं हो सकता। सो ये कारण दो ठो क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब अगर पता चले कि इन दोनों में से कोई भी रीजन अगर ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है,
तो ही हम उनको निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो एक ग्राउंड रेडी हो गया, सिर्फ यही कारण है, यही रीज़न है, इसकी वजह से निकाल सकते हैं। अब जब निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे पावर किसको दिया गया, इनका रिमूवल का, ध्यान से समझना, इनका रिमूवल को पावर दिया गया पार्लियामेंट को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इनका रिमूवल करने का पावर किनको दिया गया है, पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट को रिमूव करना, पार्लियामेंट के पास ये अगर मेंबर्स लोग को पावर दिया गया उनको रिमूव करना है, तो लोग कैसे एक्सरसाइज करेंगे, तो जब मैंने यहां पे कहा कि किसको पावर दिया गया है उनको रिमूव करने के लिए, पार्लियामेंट को, सो यहां पे पार्लियामेंट को पावर दिया गया, तो कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ध्यान से समझना। पहले इनका रिमूवल मोशन लाया जाएगा, तो इनका जो रिमूवल मोशन होगा वो पहले लाया जाएगा। अब ये जो रिमूवल मोशन को स्टार्ट किया जाएगा, ये कौन से घर में स्टार्ट होगा, कौन से घर में इसको स्टार्ट कर सकते हैं रिमूवल मोशन को, हम कोई भी घर में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइदर, आइदर का मतलब या तो लोकसभा में स्टार्ट हो सकता है या तो राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। देखो मंजूरी दोनों घर का चाहिए, मगर स्टार्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मान लो लोकसभा में इसको स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम 100 लोगों का सिग्नेचर चाहिए, 100 लोगों का अप्रूवल चाहिए इस मोशन के आगे बढ़ाने के लिए, इस मोशन को लेजिट करने के लिए 100 लोग का सिग्नेचर चाहिए। अगर राज्यसभा में इसको स्टार्ट करना है तो कम से कम 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए इस चीज को वैलिड करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल मोशन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कहां से हो सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। स्टार्ट करने के लिए अगर लोकसभा में स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, द सिग्नेचर और द अप्रूवल ऑफ 100 मेंबर of Lok Sabha is required. In the same way 50 members of Rajya Sabha it is required or their approval is required in order to carry on the motion or to continue the motion. फिर ये लोग क्या करेंगे, एक बार इनके पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया, ये लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट तो नहीं, यहां पे मान लो तो एक बार इनके पास ये नंबर आ गया, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, इन लोग इसको क्या करेंगे, इन लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे, ये भी दो चीज है। अगर लोकसभा में ये स्टार्ट हुआ तो हम इसको किसको देंगे, स्पीकर को देंगे, ठीक है। अगर राज्यसभा में ये स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ विद 50 मेंबर, तो इसको किसको हम देंगे, चेयरमैन को देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो पहले मोशन को सिग्नेचर चाहिए ताकि उसको लेजिट कर सके, फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट क्या किया जाएगा, इनको स्पीकर को दिया जाएगा अगर ये लोकसभा में स्टार्ट हुआ, और चेयरमैन को अगर राज्यसभा में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे चाहे स्पीकर हो चाहे चेयरमैन हो, इनके पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो एक्सेप्ट करे या तो इसको रिजेक्ट करे। आइदर टू एक्सेप्ट द मोशन और टू रिजेक्ट द मोशन। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये मोशन वहीं पे एंड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, एक कमेटी फॉर्म होगा, एक कमेटी फॉर्म होगा। उस कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स कौन कौन होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो भी उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होंगे। अगर वो नहीं है तो कोई भी जज होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये देखा जाएगा कि किनके लिए या किनके अगेंस्ट में हम ये रिमूवल मोशन ला रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो चीफ जस्टिस के ऊपर ही अगर ला रहे हैं तो कोई दूसरा जज होंगे सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज के लिए ला रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद कोई भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे, कोई भी एक, जितने सारे हाई कोर्ट है इतने सारे चीफ जस्टिस है, कोई एक उसमें से होगा। और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, और एक कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कोई भी एक अलग फेमस ज्यूरिस्ट या पैनल में होंगे। और ये तीनों मेंबर इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी इन पे लांछन लगाया गया है, चाहे प्रूव्ड मिसबिहेवियर का हो चाहे इनकैपेसिटी का हो। अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब आपको ध्यान से समझना, उसका मतलब ये नहीं कि कोई छेड़छाड़ कर दे रहा है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब जो भी लीगल तौर पे आपके पास जो पावर है, जो काम करने का जो हैसियत है, जो आपका ज्यूरिडिक्शन है, उसके अंदर में रह के आपको काम करना है। अगर आपको जो भी काम करना है, जो आपका अधिकार है, ड्यूटी से अगर आपने उसको पूरा नहीं किया, तब माना जाएगा उसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर छेड़छाड़ का बात नहीं है, ठीक है। दूसरा इनकैपेसिटी, अगर आप में एज 65 ईयर्स के बाद तो रिटायर्ड हो सकते हैं, 65 ईयर्स तक आप अगर काम कर रहे हैं मगर तब आपको
मान लीजिए आपके अंदर ऐसा कुछ चीज डेवलप हो गया है, ऐसा एक इनकैपेसिटी डेवलप हो गया है जिसके तहत आप अपना काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हो, आइदर साइकोलॉजिकली, आइदर फिजिकली, इमोशनली या एनी नंबर ऑफ रीजन, कोई भी अगर कारण हो जिससे कि आप अक्षम हो जाओ उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपने गलत नहीं किया, बस कैपेबिलिटी अगर आपका चला जाता है तो आपको इनकैपेसिटी के तौर पे उसको लिया जाएगा। तो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या करेंगे, वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब रिपोर्ट सबमिट करेंगे चाहे जो भी घर में है, मान लेते हैं ये लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो लोकसभा में ये प्रोसेस होगा, लोकसभा में ये प्रोसेस होने के बाद में इसके ऊपर वोट होगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर भी आप चैनल में नए आए हैं और इस वीडियो में आप ये जुड़े हुए हैं तो आप पार्लियामेंट वाला वीडियो को जाकर चेक कर लीजिए, वहां पे मैंने आपको अलग अलग तरीके का, और अभी तक जितने भी मैंने सिविक्स के वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि अलग अलग तरीके का मेजॉरिटी क्या क्या होता है। उनमें से एक मेजॉरिटी है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोट करने के लिए अपने को एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। ध्यान पे रखना, ये क्वेश्चन में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पेशल मेजॉरिटी हमें चाहिए होगा। तो यहां पे आप इसको बोल सकते हो, इन ऑर्डर टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी नीड टू हैव अ स्पेशल मेजॉरिटी, और द पार्लियामेंट नीड टू हैव अ स्पेशल मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां तक क्लियर है? अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है एक बार देख लेते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी दो हिस्सा में बटा हुआ है। अगर ये दोनों चीज आप अगर कंप्लीट कर देते हो, इसका मतलब आप समझ जाना कि उनके पास स्पेशल मेजॉरिटी है। क्या है स्पेशल मेजॉरिटी, एक बार देख लेते हैं। एकदम सिंपल है। यहां पे एक चीज बोला है कि आपको यहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको होल्ड करना है। मैंने पहले से बता रखा है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसको जाके वीडियो में एक बार आप चेक कर ले, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो चेक कर ले, अगर आपने देखा होगा समझ में आ गया होगा। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी घर का चाहिए होता है, क्लियर है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में प्लस जितने लोग भी उस दिन उस घर में मौजूद हैं उनमें से 2/3 लोगों का हमें वोट चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जितने लोग वहां पे उपलब्ध हैं, जितने लोग वहां पे अवेलेबल हैं, उनका 2/3। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी चाहिए और 2/3 का मेजॉरिटी भी चाहिए। अगर ये दोनों जो भी बोल रहे हैं, चाहे हाँ बोल रहे हैं तो एक घर से पास हो जाएगा, फिर जाएगा ये दूसरे घर में। अगर ये ना बोल रहे हैं, यहीं पे कहानी खत्म, टेंशन नहीं है। अगर ये एक घर में पास हो गया देन ये दूसरा घर में जाएगा। क्योंकि एक चीज समझ लेना, मैंने आपको क्या कहा था, दोनों घर का यहाँ पे सलाह मशवरा चाहिए होगा रिमूव करने के लिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो देखो मैंने आपको कहा था ना, क्या ये चीज हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर में भी नहीं लिख सकते? मैंने आपको पार्लियामेंट चैप्टर में भी कहा था ना कि हम जैसे सिविक्स का बाकी पार्ट कवर करते रहेंगे तो आपको पहला चैप्टर का चीज को और स्ट्रांग होता रहेगा। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो कि लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर है। बराबर पावर क्या है? रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? समझ में है? समझ में है? तो ये वाला पॉइंट को हम वहां पे लिख सकते हैं और ये वाला चीज हम उनको लिख सकते हैं। अगर भी क्वेश्चन आए कि हाउ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड और लॉन्ग क्वेश्चन में आया जो कि ज्यादातर आता है, तो आप इसको आंसर में लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि हमें कैसे आंसर लिखना है, क्या चीज का लिखना है। अगर यहां पे पूछा गया रिमूवल, अब इसी के अंदर में अगर वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या केस स्टडी करके पूछा तो भी हमें आंसर लिखना आता तो है। क्लियर है? समझ में आ चुका? चीज आपको एक चीज जानने को बहुत अच्छा मिलेगा कि आज तक जहां पे भी हमें रिमूवल का बात आया है कि कोई भी जज को रिमूव करना मतलब देश के लिए बड़ा बेइज्जती का बात होता है कि हमारा जुडिशरी इतना खोखला हो चुका होता है कि हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। बट आज तक लकीली हम एक भी जज ऐसा नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट का हमने जिसको आज तक रिमूव किया हो। आज तक एक भी ऐसा रिमूवल का केस नहीं हुआ है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में कि देयर इज नॉट अ सिंगल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय पार्लियामेंट। एक भी ऐसा जज नहीं है। दूसरा चीज, एक बार ऐसा केस आया था, आई थिंक इट वाज इन 1993, जहां पे वी रामास्वामी नाम के जज हैं, उनके लिए इंपीचमेंट मोशन ये हुआ था। प्रोसेस तो आगे चला था बट वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया और वो जज को हम इंपीच या फिर रिमूव नहीं कर पाए। सो इंपीच करना या रिमूव करना एक बहुत कड़ा प्रोसेस है, एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत ये एक चीज इंश्योर करता है कि यहाँ पे जुडिशरी को भी रिमूव करने का प्रावधान है और अगर भी रिमूव करना है तो वो आसान नहीं होता है। अगर इन फ्यूचर में भी हम अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी भी जज को रिमूव करना चाहें
चाहें तो रिमूव करने का प्रावधान तो है, बट उसको रिमूव अपने मन मर्जी से हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको इतना बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सो एक बार इस प्रोसेस से गुजरने के बाद, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस से आप अगर गुजर गए और अपना मेजॉरिटी, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहां पे चाहिए होता है, बहुत डिफिकल्ट है इसको लाना, एक बार ले आए देन रिमूव कर सकते हैं। और जानबूझकर उनका रिमूवल को इतना कड़ा किया गया है, इतना डिफिकल्ट बनाया गया है, ताकि कोई भी पार्लियामेंट के लोग अपने मनमर्जी से इनको रिमूव ना कर सकें। क्योंकि यहां पे मैंने कहा था ना कि जैसे लेजिस्लेटिव डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, वैसे ही हमारा जुडिशरी भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। एक जन का काम है लॉ को बनाना, तो और एक जन का काम यह है देखना कि देश में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बन रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि हम अपने मनमर्जी से जजेस लोग को निकाल नहीं सके। क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम इजी है, समझ में आ गया मैंने क्या कहा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ग्राउंड हमने डिसाइड किया था कि ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी हम लोग रिमूवल का मोशन को आगे बढ़ा सकते हैं। रिमूवल का मोशन कौन सा घर में आ सकता है, स्टार्ट हो सकता है आइदर लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में स्टार्ट होना है तो 100 लोगों का सिग्नेचर चाहिए उस रिमूवल मोशन में, राज्यसभा में तो 50। अगर मान लो इसको फिर ये नंबर आपके पास गैदर हो गया, उसके बाद आप इसको प्रेजेंट करोगे, इसको आप सबमिट करोगे। कहां पे सबमिट करोगे? देखो प्रेजेंट या सबमिट एक ही बात है, तो इसको प्रेजेंट या सबमिट कहां पे करेंगे? लोकसभा में है तो स्पीकर को, राज्यसभा में है तो चेयरमैन को। इन दोनों का सबमिट करेंगे तो इनके पास दो ऑप्शन होगा। वो दो ऑप्शन क्या है? आइदर दे कैन एक्सेप्ट द मोशन और दे कैन रिजेक्ट द मोशन। अगर ये रिमूवल मोशन अगर रिजेक्ट हो गया तो ये प्रोसेस वहीं का वहीं एंड हो जाएगा। अगर एंड नहीं हुआ और इसको एक्सेप्ट कर दिया गया तो ये प्रोसेस को और फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। प्रोसेस को जब फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा तो यहां पे डायरेक्ट एक कमिटी बनाया जाएगा, और जब कमिटी बनेगा उसमें टोटल 3 मेंबर्स होंगे। 3 लोग, क्या काम होगा उनका? मेजरली इन्वेस्टिगेट करना जो भी इनके ऊपर आरोप लगा गया है। उसके बाद में उन लोग इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपना रिपोर्ट देंगे, और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में या वो कमेटी में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे जुडिशरी का या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, या फिर हम लोग का कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, मतलब कोई अलग अलग से काम किया है उस तरीके का ज्यूरिस्ट। और वो ज्यादातर थोड़ा फेमस ज्यूरिस्ट है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में अगर जजमेंट सुनाया है, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाता है। उसके बाद कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे उस घर को, तो उस घर में रिपोर्ट पढ़ने के बाद आइदर उनको गिल्टी बोला जाएगा या फिर नॉट गिल्टी। इन आइदर ऑफ द केस फिर उनका मेंबर्स को, उनके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको वोट करना पड़ेगा, और वो वोट करने के लिए आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। सो व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी इंक्लूड द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एज वेल एज द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इट मींस इफ द हाउस लैक the special majority then they cannot remove the judge of Supreme Court. यहाँ तक क्लियर है? Once they have passed or once the house has passed the motion, then this motion is moved to the other house, जो कि दूसरा घर है। And as soon as the other house also passes the motion, उसके बाद में क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा रिमूवल के लिए। So once both the house have agreed to remove the judge or any judge of Supreme Court, then president pass or approve the removal process. Clear है? Then the president orders that judge to be removed from the post. तो प्रेसिडेंट इतना सब कब करता है? प्रेसिडेंट इतना करता है इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। इसलिए मैंने कहा ना कि प्रेसिडेंट का खुद का कोई एब्सोल्यूट या डिस्क्रिशनरी पावर बहुत कम होता है। इस केस में उनका डिस्क्रिशनरी पावर कुछ भी नहीं है। हालांकि एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑल्दो द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट is appointed by the president, but the president of India do not have the distinguished power, or we can say the absolute or discretionary power regarding the removal of judges of Supreme Court. ये तो एकदम क्लियर है, हमने इसको डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। देश अगर आपको जानना है कि कोई भी देश अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, अगर उसमें डेमोक्रेसी अभी तक बचा हुआ है कि नहीं, अगर आपको ये जानना है तो उस देश का जुडिशरी सिस्टम उठा के देख लीजिए। अगर वो जुडिशरी अच्छे से काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो देश में डेमोक्रेसी अभी तक बरकरार है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर कौन होता है? जुडिशरी। तो इसीलिए इंडिया में जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंस दिया है। इंडिपेंडेंस देने का मतलब क्या है? कि वो फ्री रहे और फ्री के साथ में वो पावरफुल बन जाए। क्योंकि अगर वो फ्री रहेंगे, किसी बंदिश में नहीं रहेंगे, अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो जाके वो पावरफुल होंगे और अपना काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब उनमें देखते हैं क्या क्या अलग अलग पावर दिया गया है। सबसे पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। ध्यान से एक बार समझना कि उनको अपॉइंट करने में भी उनको कुछ आजादी मिला गया है। क्या आजादी मिला गया? देखो, हमने एक चीज मैंने आपको बताया था, क्लियर है, कि
देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, यहां पे क्या बताया था कि यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है, किनको? जजेस को, सुप्रीम कोर्ट का। यहां तक क्लियर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ में एक और एक कैच क्या है कि प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू हिज विम एंड फैंसी या अकॉर्डिंग टू हिज विल। तो यहां पे जो कोलेजियम होंगे उस कोलेजियम का डिसीजन के अकॉर्डिंगली ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। So the president appoint the judges of Supreme Court on the basis of recommendation made by the collegium। और इस collegium में कितने लोग होते हैं? 5। ये लोग कौन होते हैं? सब जुडिशरी से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में समझना आप लोग कि collegium जो कि जुडिशरी लोग होते हैं वही लोग के रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किन्हीं को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरा चीज, हालांकि यहां पे प्रेसिडेंट अपने मनमर्जी से अपॉइंट नहीं कर सकते, बट यहां पे जो कुछ भी कोलेजियम बोलेगा और वही चीज में उनको अपॉइंटमेंट करना है। इन शॉर्ट प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सक रहे हैं बट अपने मर्जी से वो रिमूव नहीं कर सकते। तो देखो यहां पे ध्यान से समझना, प्रेसिडेंट अपने मर्जी से ना ही जजेस लोग को अपॉइंट कर रहे हैं ना ही अपने मर्जी से उनको रिमूव कर रहे हैं। जो कोलेजियम बोलेंगे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे, जो पार्लियामेंट डिसीजन सुनाएगा वैसे ही उनको रिमूव कर देंगे। सो अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पे एक सिक्योरिटी, यहाँ पे एक मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एक क्लियर किया गया है। समझ में आए? तो ये चीज उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट में क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हमें काम करने का सिक्योरिटी मिलना जरूरी है। अगर हमें ये चीज पता चले और ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि हमें कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, हमें कभी भी अपना जॉब से हाथ धोने को पड़ सकता है, तो हम वहां पे अच्छी तरीके से हम काम नहीं कर सकते। सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब टर्म का हमें सिक्योरिटी मिलना बड़ा जरूरी है, ये हमें पावरफुल बनाएगा। तो यहाँ पे टर्म का सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया गया? देखो ये डेंजर को कैसे टैकल किया गया है। सबसे पहले बोला गया है कि आप 65 ईयर्स तक काम करोगे। एक प्रावधान तो दिया गया है कि देयर इज नो फिक्स टर्म रिगार्डिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो हमें पता है, दे कैन बी इन द ऑफिस और दे कैन वर्क एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा चीज, अगर भी इन्हें रिमूव करना है, जो कि सबसे बड़ा डेंजर होता है, मैंने आपको कहा ना कि हमें जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। सो रिमूव करने का प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है और जानबूझ के सिर्फ डिफिकल्ट बनाया गया है ताकि जुडिशरी पावरफुल रहे। यहां तक क्लियर है? अब कैसे इसको किया गया? देखो हमारे यहाँ पे ग्राउंड फिक्स किया गया है। हालांकि प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है बट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं निकाल सकता, अपने क्या बोलते हैं अपने विल से नहीं निकाल सकता। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू हिज विल। नो, ही हैज टू फॉलो द रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मैनर एज डिटरमाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ग्राउंड फिक्स है, पूरा मैनर और प्रोसेस फिक्स है। इस मैनर और प्रोसेस के अलावा अपने मर्जी से आप नहीं निकाल सकते। You have to follow the process, you have to follow the manner on which the president has to remove, or president will pass the removal motion, or president will agree to remove a certain judge of Supreme Court after going through the process mentioned in the constitution। इसके बगैर नहीं रिमूव कर सकते। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या मिल गया पता है कि अच्छा मुझे जो अपॉइंट कर सकता है वो अपनी मर्जी से प्लेजर से निकाल नहीं सकते। अगर भी उनको निकालना है तो उनको ये ग्राउंड, प्रोसेस, मैनर, वोट, मेजॉरिटी ये सब उनको पाना होगा। किनको? पार्लियामेंट को। अगर ये पा लिए उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। सो द रिमूवल ऑफ द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट easy. That is why it has provided security of tenure to the judges of Supreme Court. So judges of Supreme Court को यहाँ पे independence कैसे मिल रहा है? So the independence is provided to the judiciary system, especially the judges of Supreme Court. How? By providing security of tenure. And how the tenure is secured? The tenure is secured in this manner. क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया? नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? पावर टू पनिश। सिंपल एक चीज, पावर टू पनिश इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट को, देखो एक सिंपल सा बात है, जो टीचर के पास पावर नहीं है पनिश करने का वो टीचर को कोई रिस्पेक्ट देता नहीं। सीधा सा चीज, कभी कभी ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पनिश इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ खुन्नस निकालना है या आपसे कोई जातीय दुश्मनी है, वो इसीलिए उनको पावर देना चाहिए क्योंकि पावर इंश्योर करता है
पावर क्या इंश्योर करता है कि आप रेस्पेक्टेड किए जाएं, आपको रेस्पेक्ट बरकरार रहे, आपका डिग्निटी बरकरार रहे। अगर ये पावर आपके पास नहीं रहेगा ना तो आपको कोई भी नचा देगा। एग्जाम्पल समझ में नहीं है, ध्यान से याद करना। अभी रिसेंटली आप जियोपॉलिटिक्स तो देख रहे होंगे, जिनके पास पावर नहीं है, पावर वाले कंट्रीज उनको नचा रहे हैं। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को रातों रात उठा दिया गया, समझ में आया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री का दावा करते हैं और पावरफुल कंट्री भी है, वर्ल्ड पावर भी है, वहां पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट माडुरो को कैसे रातों रात उठा लिया? क्यों उठा लिया पता है? क्योंकि उनके पास पावर नहीं था। सिंपल है, यही चीज है। तो अभी हमें पावर देना पड़ता है। क्यों पावर हमारे पास अपने को रखना पड़ता है? इन ऑर्डर टू एंश्योर द रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑनर। सो उसी रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर को रखने के लिए उनको एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा। पावर टू व्हाट? टू पनिश। हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता आज के टाइम में। हमारा इंडिया इतना पावर हो चुका है कि हम अपना रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा वेनेजुएला के साथ हुआ वैसा मत सोचना कि कोई कंट्री आके हमारे साथ करेगा। वन एंड ओनली सिंपल रीजन की वजह से, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर पावर। हमारे पास है भाई, हम बैंड बजा सकते हैं किसी भी कंट्री को, तो इसीलिए हमारे को रेस्पेक्ट किया जाएगा आउट ऑफ पावर। हमारे पास पावर है तो रेस्पेक्ट हम उसको बरकरार कर सकते हैं, हमारे पास पावर है तो हम अपना डिग्निटी और ऑनर को बरकरार रख सकते हैं। तो उसी दौरान हमें पावर टू पनिश किसको देना चाहिए? जजेस लोग को देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या उनके पास पावर टू पनिश है? एब्सोल्यूट है। तो यहां पे पावर टू पनिश कब किया जाएगा? एक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप कोर्ट का तौहीन करते हो, चाहे आप कोई भी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई न्यूज चैनल हो, कोई इंडिविजुअल हो, अगर आप कोर्ट का तौहीन करते हो, उनका रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर को अगर आप चोट पहुंचाते हो, सो द कोर्ट हैज द पावर टू पनिश यू आइदर विद फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ। कब हो सकता है? व्हेन देयर विल बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिंपल, समझ में है? वो और किसी दौरान आपको पावर नहीं, पनिश नहीं कर सकते। सो ये पावर क्यों देना जरूरी है? रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर के लिए। सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द डिग्निटी एंड ऑनर एंड रेस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जजेस आर प्रोवाइडेड, और द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर प्रोवाइडेड पावर टू पनिश इन केस ऑफ देयर इज अ कंटेम्प्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंडक्ट कैनॉट बी डिस्कस्ड। कंडक्ट का मतलब यहां पर समझना वर्क। उनका जो वर्क है, उनका जो जजमेंट है, उनका जो फैसला है, हम उसको उनका पर्सनल ओपिनियन के लेके जज नहीं कर सकते। मतलब यहां पे उनका जो वर्क है, जो भी उन्होंने फैसला सुना है, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते क्रिटिसाइज करके कि उन्होंने ये गलत किया या ये किया या ऐसा किया। आम जनता कर सकता है, उनके पास पावर है। बट आप अगर एक इन्फ्लुएंशियल जगह में रहे हो, उनका कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, उनका कंडक्ट को आप ये कह सकते हो, ओवरऑल तरीके से एक बार हल्के तरीके से डिस्कस कर सकते हो, बट वहां जजेस लोग को पर्सनली टारगेट करके उनको आप ये कटघरे में नहीं ला सकते कि ये जज लोग ऐसे बाइस्ड हैं, ये ऐसे हैं या वैसे हैं। एक तरीके से थोड़ा पावर दिया गया, पर अभी तो हमारे यहाँ पे तो कर सकते हैं, और इसका जजमेंट हम करना भी चाहिए। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको डिस्कस किया जाता है। उन जज का स्पेशली टारगेट लेके नहीं किया जाता है। ओवरऑल सिक्योरिटी के डिसीजन पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है, और वो किसी दौरान किसी हद तक हम उठा सकते हैं, बट उसके भी मर्यादा है, उसके भी लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है कंडक्ट कैनॉट बी डिस्कस्ड। हाँ, तो क्या बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करें? एक ही चीज में इसका एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट जब वहां पे उनको रिमूव किया जा रहा हो। सो एक्सेप्ट व्हेन द जजेस आर बीइंग रिमूव्ड, तभी उनका कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, मगर ये नहीं बोल सकते कि वो अपना पर्सनल एजेंडा के वजह से ऐसा फैसला सुनाए। हम एज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना है और उस फैसला को हम डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे पर्सनल टारगेट करके हम उनको नहीं कर सकते। तो इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे उनको जब रिमूवल किया जाएगा तभी सिर्फ इनको डिस्कस हो सकता है, वरना नहीं। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सीधा सा बात है भाई, आप अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और आपका बॉस आपको जो भी करने को बोलेगा आप उसको जाके करोगे। क्यों? क्योंकि वही आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। बॉस अगर बोलता है कि मेरा बच्चा का स्कूल का छुट्टी हो गया, जाके लेके आओ, तो आपको जाके लेके आना पड़ता है। कभी कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप लोग अपना बॉस या अपना जो हेड है उनका कुछ पर्सनल काम के लिए भी आप लोग एग्री कर जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। एक तरीके से माई बाप बना देते हो ना आप उसको। तो उसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर जजेस लोग का भी सैलरी किन्हीं के हाथों से अगर दिया जाएगा तो ये लोग तो हमेशा डरेंगे, ये लोग तो हमेशा झुक के रहेंगे। ये चीज ऐसा ना हो बोल के, उनको किसी के आगे झुकना ना पड़े बोल के एक अलग सुविधा किया गया। तो यहां पे एक CFI बोल के अलग से फंड बनाया गया, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
सो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, इसी फंड से इनका सैलरी वगैरह डिराइव होता है, ध्यान से समझना, उन्हीं फंड से उनका सैलरी वगैरह डिराइव होता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक चीज क्या है, आप इसको सिर्फ डिस्कस कर सकते हो, यू कैन ओनली डिस्कस द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट वोट ऑन इट, आप उनके ऊपर वोट नहीं कर सकते। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कभी आप कम बेसी नहीं कर सकते अपने मन मर्जी के हिसाब से, वरना कल को कोई भी नेता या कोई भी पार्लियामेंटेरियन जाके जुडिशरी लोगों को नचाएगा, कब, अगर उनका सैलरी उनके हाथ में रहा तो। सो ये सब चीज इंश्योर इसलिए किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंस इंश्योर हो, किसको, जुडिशरी को, क्यों, ताकि वो अपना काम को एफिशिएंट तरीके से कर पाए। अगर उनके पास ही इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया, अगर उनके पास ही पावर नहीं रहा कि फ्रीली काम करो, तो फिर वो कैसे फंक्शन करेंगे और कैसे इफेक्टिव जजमेंट भी सुना सकते हैं। सो ये सब हम लोग को इंडिपेंडेंस जानबूझ के दिया गया है रिगार्डिंग मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, पावर टू पनिश, कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब जानबूझ के उनको पावर दिया गया है। क्यों, ताकि वो अच्छे तरीके से फंक्शन करें। इन्हीं के बीच में से कुछ आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में इनका पैटर्न कॉमन है, बार बार रिपीट होता है। सो देखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल पावर एंड ज्यूरिडिक्शन में क्या है इसका सुप्रीम कोर्ट का। एकदम इजी, एकदम आसान है। इसका मतलब ये सारे केसेस पहली बार में, फर्स्ट इंस्टेंस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। सो ओरिजिनल पावर एंड ज्यूरिडिक्शन क्या कहता है, इट मींस इट रेफर्स टू दोस केसेस व्हिच कैन बी हर्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कहीं और से नहीं आएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ठीक है, ये कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कोई भी स्टेट का झगड़ा अगर हो रहा है, कोई भी ऐसा केस आया है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट का झगड़ा हो रहा है, कहां पे डायरेक्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो कोई ऐसा केस है जहां पे एक स्टेट दूसरा स्टेट के साथ लड़ रहा है, तो वो केस कहां पे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जैसे समझ में ये दो स्टेट का झगड़ा है तो यहाँ पे जाएगा। और कोई भी रिलेटेड, अगर मान लो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर आप एनफोर्स कर रहे हो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आपको तो पता है, हमने क्लास 9 में इसको कवर किया है। सो फंडामेंटल राइट को अगर एनफोर्स करना है, या फिर अगर कोई भी हमारा केसेस है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई स्टेट के बीच का बात हो, या कोई दो स्टेट का बीच का बात है, या एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ और कोई भी 2-3 स्टेट से एक तरफ, ऐसे सारे केसेस अगर रहेंगे तो वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। यहाँ तक क्लियर है। इसमें एक और एक केस भी लिख लेते हैं, एग्जाम में इसको आएगा तो भी लिख सकते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है तब भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसी हिसाब से हमने अपना पहला वाला समझ में आ गया, हमने अपना कंप्लीट कर दिया कि हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या क्या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंडर में आता है। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। देखो नाम में ही छुपा है, एडवाइजरी मतलब एडवाइस देना। तो यहाँ पे कौन एडवाइस देता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। किसको यहाँ पे रेंडर करेंगे, देखो एडवाइस में एक वर्ड आएगा रेंडर, और यहाँ पे किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को। सो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस ज्यूरिडिक्शन कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रेंडर एडवाइस टू हुम, टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। कब कब, दो सिचुएशन में। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, कोई भी लॉ के बारे में अगर कोई, मान लो उनको एडवाइस अगर चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। तो एक तो लॉ के रिलेटेड होता है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। दूसरा होता है अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज है, या मान लो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से कोई ट्रीटी हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसके रिलेटेड है। तो इन दोनों केस अगर रिलेटेड रहता है तभी यहाँ पे ये एडवाइस को रेंडर करते हैं या दे सकते हैं, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझना, अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो मे और मे नॉट, मतलब वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। दे मस्ट टेंडर, so Supreme Court of India must tender advice to President regarding any treaty or any agreement which is pre-constitution in nature। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन नेचर है तो टेंडर देना पड़ेगा, मतलब आपको एडवाइस देना पड़ेगा, यू हैव टू टेंडर द एडवाइस, यू कैन नॉट से नो। नेक्स्ट पावर यहाँ पे हम लोग का क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। देखो यहाँ पे नाम पे ही होता है अपील करना। सो अपील करने का मतलब होता है कि अभी अगर मान लो हमें कोई भी फैसला अगर सही नहीं लगा, अगर हमें लगा कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफी हुआ है, जजमेंट ठीक तरीके से ये सुनाया नहीं गया है, तो हम अपील कर सकते हैं किसको, हायर कोर्ट में। क्योंकि आप एक चीज समझना कि हम लोग का यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है, यहाँ पे इंडिया में, मतलब यहाँ पे यूनिफाइड है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे नीचे में रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर में रहेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये है हमारा ऐसा यूनिफाइड स्ट्रक्चर।
अगर आपको नीचे का कोर्ट का कोई भी जजमेंट ठीक नहीं लगा तो आप अपील कर सकते हैं ऑलवेज टू हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब उससे ऊपर का कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अगर आपको ठीक ना लगे तो भी हम एक बार अपील कर सकते हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया, मौत का सजा या फांसी कुछ भी सुना दिया, तो मान लो उस चीज का हम अपील कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, तो इसलिए प्रेसिडेंट को अपील। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने आप फैसला सुना दिया और प्रेसिडेंट ने भी मना कर दिया, फिर तो कोई आपको बचा ही नहीं सकता सिवाय यमराज का, वही आपको लेकर मुक्त कराएगा। यहां तक समझ लेना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये पावर? ये कह रहा है कि ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है क्या करने के लिए? टू हियर, क्या हियर? अपील। बहुत बढ़िया। अपील अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द जजमेंट। बहुत बढ़िया। जजमेंट ऑफ किसका? लोअर कोर्ट। आपको बताता रहूं, एक बार हम साथ में इसको पढ़ के समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। और ये एपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्रिमिनल कोर्ट हो, क्रिमिनल केसेस हो या फिर सिविल केसेस हो, इन दोनों पे ही काम करता है। सो यहाँ पे हम दो चीज क्या लिख सकते हैं एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में? इट रेफर्स टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। सेकंड, द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, इन आइदर ऑफ द चीज में एपेलेट ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। क्लियर है? इसमें हम लोग का आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब एकदम सिंपल है, रिव्यू करना। क्या चीज को रिव्यू करना? कोई भी, चाहे लॉ बनाया गया हो या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, तो यहाँ पे कोई भी लॉ है या कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसको रिव्यू करना। रिव्यू करके देखेंगे क्या? रिव्यू करके ये देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कहीं तो नहीं जा रहा। रिव्यू में हम क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू और टू चेक वेदर एनी लॉ enacted or executive order is against the constitution or not. सिंपल। अगर मान लेते हैं कि अगेंस्ट में जा रहा है तो क्या करेंगे? अगेंस्ट में जा रहा है तो चाहे वो लॉ हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा, उसको यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। So judicial review refers to the power of Supreme Court to review whether any law enacted or executive order is accordance with the Constitution or not. If Supreme Court found out that any law or any executive order is against the Constitution, then that particular law or executive order is declared as ultra vires or is declared as unconstitutional or is declared as illegal. Clear है? समझ में है? एकदम इजी है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का ये पावर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। रिवाइजरी जुरिडिक्शन इसमें ही बता रहा है, ये अपना कोई भी जजमेंट अगर इसने सुनाया है, कोई भी अगर इसने अपना ऑर्डर पास अगर किया है, उस जजमेंट और उस ऑर्डर को वो वापस से रीचेक करते हैं और रीचेक करने के बाद में उस पर नेसेसरी काम किया जाता है। अगर वो गलत सुनाया गया तो ठीक किया जाता है और इसी हिसाब से रिवाइजरी जुरिडिक्शन काम होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एकदम सिंपल कहा गया है क्या? कि जितने भी सारे जजमेंट्स हैं, जितने भी सारे डिटेल्स हैं, इन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। इन सबको रिकॉर्ड करके इनका डेटा रखा जाएगा। क्यों? ताकि ये प्रेसिडेंट इन नेचर होते हैं। प्रेसिडेंट इन नेचर मतलब इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, अगर सिमिलर केस सिमिलर सिचुएशन अगर आया तो उसी केस को आप प्रेजेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि जज साहब आपने सिमिलर केस सिमिलर सिचुएशन सो एंड सो तारीख में आपने ऐसा फैसला सुनाया था, तो इस बार आप अलग नहीं सुना सकते, आप रेफर कर सकते हैं, आप उनको रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं। सो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा रिट। अभी इसको तो आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। रिट मतलब हमें एडिशनल पावर दिया गया है। हमारे यहाँ पे टोटल 5 रिट्स हैं और 5 रिट्स को याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म क्या है? HQ CPM। तो मान लो CPM बोल के एक पार्टी है और उसका हेडक्वार्टर है। सो HQ CPM, H फॉर हेबियस कॉर्पस, Q फॉर को वारंटो, C फॉर सर्टियोररी, P फॉर प्रोहिबिशन, M फॉर मंडामस। आई होप इसके ऊपर आपको पता होगा, और इसके ऊपर अगर आपको नहीं पता है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट आई होप आपको इसके ऊपर अच्छी तरीके से पता होगा, इसमें आप इसको जान चुके होंगे। तो अभी थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, फिर क्यों कमेंट के लिए इंतजार करना, राइट? थोड़ा सा मैं आपको टाइम लेके मैं HQ CPM या फिर जो सारे रिट्स होते हैं, इस रिट्स को इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास तो है, हमें तो पता है, हमें इसका नाम भी जानते हैं, ये भी पता है। इसके बारे में बस एडिशनल एक दो डिटेल जानते हैं और फिर करेंगे हम अपना वीडियो को एंड। चलिए फटाफट एक बार रिट्स क्या है जान लेते हैं।
रिट्स है हमारे पास। अब ये रिट्स क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं जान लेना, पहले इनका नाम जान लेना। हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, मंडामस, इसको जान लेना, क्लास 9 में पढ़े थे, फिर से पढ़ लेना, आएगा एग्जाम में और मदद होगा। देखो हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर कोई आपको इलीगल तरीके से आपको डिटेन करके अगर रख रहा है, डिटेन करके मतलब अगर कब्जा करके रखा है इलीगल तरीके से, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं और ये कोर्ट आपको तुरंत आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए कि ऐसा नियम है, आप जान लीजिए कि कोई भी आपने अपराध किया हो या कुछ भी आपने क्राइम किया गया हो, लोकल पुलिस स्टेशन अगर आपको अरेस्ट कर रहा है 24 घंटा से ज्यादा वो आपको अरेस्ट करके नहीं रख सकता। ये नियम है, आपका अधिकार है, आपको जानना चाहिए। 24 घंटा के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको फॉरवर्ड करना होगा। मतलब आपको वो अगर अरेस्ट कर ले रहा है 24 घंटा से ज्यादा 1 मिनट के लिए भी अपना वो लॉकअप में वो आपको नहीं रख सकता। वो आपको नियरेस्ट जुडिशरी या जो भी आपका कोर्ट वगैरह है वहां पे आपको फॉरवर्ड करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर उसने मान लो 24 घंटा के अंदर फॉरवर्ड नहीं किया और ज्यादा आपको डिटेन करके रखा है, तो आप हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करके आप वहां से बरी हो सकते हो। ऐसा एक केस हम लोग को राउरकेला में भी देखने को मिला था, जहां पे एक मॉल के अंदर में एक आई थिंक एक लड़की गई थी और उससे गलती से एक मॉल का वो जो गेट होता है या दरवाज़ा वो टूट गया। तो वहाँ के मॉल वाले लोग उसको पकड़ के रख लिए। अब पकड़ के जब उनको रख लिए, उनको बोले आप पेमेंट करो, तो वहाँ पे वो लड़की के पास में पेमेंट या कैश नहीं था क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था। तो उसने कहा कि मुझे फैमिली को फ़ोन करने दो, एटलीस्ट मंगाने दो, कुछ हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा और उनको लेके एक ऊपर में किसी कमरे में बंद करके रख दिया गया। लड़की ने ये भी प्रोवाइड किया, जहाँ तक मुझे याद है लड़की ने ये भी प्रोवाइड किया कि मेरा अभी ये ज्वेलरी है, आप इसको रख लो और मुझे जाने दो, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ और मेरे घर वाले वेट कर रहे होंगे और परेशान होंगे। तो भी उन लोग जाने नहीं दिए। ऐसे तरीके का केस में भी उनके ऊपर आप केस कर सकते हो। दूसरे तरीके से भी मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट या कभी गरीब होते हैं तो उनके पास में इलाज करवाने का पैसा नहीं होता है। तो मान लीजिए वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में अगर वो चले जाते हैं और अपना इलाज करा लेते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा एक सिचुएशन आता है कभी कभी कि बेचारों का हम जान नहीं बचा सकते, तो कोई हॉस्पिटल बदमाश वाले लोग क्या करते हैं, गरीब को हमेशा दबा के कुचलने का कोशिश करते हैं। तो लोग क्या करते हैं हमेशा कि वो बॉडी को उन लोग रिलीज करने के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं आप एक बार पैसा लेके आओ उसके बाद हम आपको रिलीज करेंगे। तो ऐसा इलीगल तरीके से चाहे जिंदा शरीर हो या मृतक शरीर हो, अगर आपको वो बॉडी को किसी ने भी डिटेन करके रखा है तो यहाँ पे कोर्ट आप डायरेक्ट चले जाना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और वहां पे आपको ये रिट इशू करने को मिलेगा और ये रिट इशू किया जाएगा और सीधा उस कोर्ट उसको नोटिस भेजेगा कि आप सो एंड सो डेट में आप आके हाजिर हो और आप क्लियर कारण बताओ कि आपके पास किन लॉफुल अधिकार से आप उनको डिटेन किए हो। अगर वो डिटेंशन लॉफुल होता है तो कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो जान लेगा कोर्ट कि उन लोग जो कोई भी इसको डिटेन किए हैं गैर कानूनी तौर पे, फिर बजाएगा बैंड और उनको पनिश करेगा बढ़िया तरीके से और उनको रिहा करने के लिए भी बोलेगा। सो ये है पावर हेबियस कॉर्पस। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। हाँ, इसमें एक और एक चीज जानना, ये आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पुलिस नौटंकी किया या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंपनी या कोई भी ऐसा काम किया तो भी इन दोनों के खिलाफ आप हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां समझ में है। नेक्स्ट में है हमारा को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी या वारंट। बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब समझना कि अगर कोई एक चीज को कोई इलीगल तरीके से उसको कब्जा करके रखा गया है, मान लो कोई इलीगल तरीके से वो सीट कब्जा करके रखा गया है, कोई भी गवर्नमेंट का जगह हो, कोई भी गवर्नमेंट का काम हो या कोई पर्टिकुलर ऑफिस हो, और आपको उसमें ये देखना है कि वो किस लीगल तरीके से उस इंसान ने उसको कब्जा करके रखा है। सो यहाँ पे हम को वारंटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। और यहाँ पे क्या इसका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देना टू एनक्वायर अबाउट लीगैलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन ए पब्लिक ऑफिस। ठीक है, टू एनक्वायर अबाउट द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस।
सिंपल है, ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं है। अब ये वाला किसके अगेंस्ट में हम इशू कर सकते हैं, ये वाला हम सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट में इशू कर सकते हैं, हम लोग ये वाला प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट में इशू नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट है सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। टू बी सर्टिफाइड, अच्छा सर्टिफाइड मत लिखो, लिखो टू बी इन्फॉर्म्ड, हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है, टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। अब ये टू बी इन्फॉर्म्ड कौन किसको बोलेगा, ये कौन इशू करेगा, कोई भी हायर कोर्ट, मैंने हाई कोर्ट नहीं लिखा है, कोई भी हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को इशू करेगा, कोई भी हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ये इशू करेगा उसके अगेंस्ट में। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी वगैरह के अगेंस्ट में आप इसको ऐसे इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोलेगा मुझे आप इन्फॉर्म करो, सो हायर कोर्ट बोलेगा लोअर कोर्ट को। और ये कौन सा सिचुएशन में इसको हम कर सकते हैं, मतलब किन सिचुएशन में हायर कोर्ट ऐसा सर्टियोररी यूज करता है या फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इन केस ऑफ when lower court exceeds their, जब लोअर कोर्ट अपना ज्यूरिडिक्शन या अपना पावर को वो एक्सीड करते हैं, जब उसको क्रॉस करते हैं, उसी सिचुएशन में यहां पे ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब एकदम अच्छा ये वाला समझ में आ गया, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इसको कर सकता है, काम खत्म। प्रोहिबिशन मतलब फॉरबिड करना, रोकना। ये कौन करेगा, कोई हायर कोर्ट। किसके अगेंस्ट में इशू करेंगे, कोई लोअर कोर्ट। कब इशू करेंगे और किन सिचुएशन में इसको हम इशू कर सकते हैं, दो सिचुएशन में। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर को अगर क्वाश करना है, मान लो लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा ऑर्डर सुनाया और उस ऑर्डर को क्वाश करना है, मतलब खत्म करना है तब, या फिर कोई भी केस को ट्रांसफर अगर करना है, मान लो हायर कोर्ट बोलेगा लोअर कोर्ट को कि तुम ये केस को मुझके पास मेरे पास ट्रांसफर करो, तो वहां पे प्रोहिबिशन का ये लगेगा कि तुम्हारे पास तो भाई वो काम को करने का पावर ही नहीं है। तो जब काम को करने का पावर नहीं है, तुम किस पावर और किस ज्यूरिडिक्शन के थ्रू से उस काम को कर रहे हो, मत करो, स्टॉप, वेट, प्रोहिबिट। तो यहाँ पे वो बोल रहा है इन्हीं चीजों में ये पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन इस्तेमाल करेगा, हायर कोर्ट। किसके अगेंस्ट में, लोअर कोर्ट। क्या बोलेगा, फॉरबिड करेगा, रोकेगा। किस चीज के लिए, कि आप अपने ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड कर रहे हो और ज्यादातर कोई भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर का क्वाश करना हो या फिर कोई भी केस को ट्रांसफर करना हो, यहाँ पे बोलेगा इसी चीज का। नेक्स्ट में होता है मंडामस। मंडामस का मतलब होता है वी कमांड। मंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। इसके तहत क्या होगा, कोई भी मान लो गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस अगर अपना काम और ड्यूटी करने से अगर वो मना कर रहा है, अगर आपको वो डिनाई कर रहा है, तो आप ये पावर को इस्तेमाल कर सकते हो कि हम आपको कमांड कर रहे हैं, आप ये काम करो, आप अपना काम करने से मना नहीं कर सकते। सो ये वाला भी हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझना कोई भी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये वाला आपको 5 पावर समझ में आ गया। मैंने बहुत हल्का हल्का तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से बताया, क्योंकि क्लास 10 लेवल में इतना ही बताया जा सकता है, इसके डेप्थ में ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। और आपको समझ में आ गया कि ये रिट्स पावर क्या है, और ये रिट्स पावर हमें कहाँ पे मिल सकता है, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, दोनों के पास जा सकते हैं इस रिट पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिए कि क्योंकि इसी रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाएंगे जो आपको अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। इसके तहत अगर और भी कोई डाउट अगर आपको हुआ तो आप इसको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर मेरे को भेजिएगा, क्योंकि मैं आपका सारा एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, नोट्स आपने बनाया है, सो टेंशन की कोई बात है नहीं, ऐसे ही बाकी सारा चैप्टर भी कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, पढ़ाई को एंजॉय करते रहो। तो चलो मिलते हैं सब, बाय बाय।